दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, उसके तहत दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, 2023 से लेके 2011 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम सावधानीपूर्वक हल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और टॉपिक चल रहा था दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, जिसमें अब तक हम लोगों ने लगभग दोस्तों 2019 तक के प्रश्नों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे 2018 से आगे के प्रश्नों को, 2018 के प्रश्नों को भी हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे 2018 में हमारा क्या पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2018 में जो हमारा पहला पूछा गया प्रश्न है उसको देखिएगा, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए विकल्पित किया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा, पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए विकल्पित किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा दोस्तों प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप में स्थिर रहते प्रतीत होते, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा, पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप में स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि जीएसएलवी MK3, ठीक है, एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में दोस्तों द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे इसका ऑप्शन क्या सही दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक रखिएगा। देखिएगा, इसमें केवल दोस्तों जो सही है वह केवल कथन 1 सही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन 1 जो कथन 1 कह रहा है वही हमारा सही है, बाकी के पॉइंट गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, तो भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए विकल्पित किया गया है। यही पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर से याद रखिएगा कि पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए विकल्पित किया गया है। सेकंड और थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया, केवल 1 पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं जिसको हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या देखेंगे क्या कह रही है। ठीक है, चलिए देखिएगा, व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, व्याख्या कह रहा है हमारा पीएसएलवी क्या है दोस्तों, पीएसएलवी को मुख्यतः पृथ्वी पर्यवेक्षण क्या है। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि पीएसएलवी को मुख्यतः पृथ्वी पर्यवेक्षण यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन या दूर संवेदी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर देखिएगा, पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को मुख्यतः पृथ्वी पर्यवेक्षण यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या दूर संवेदी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः दोस्तों उच्च दीर्घवृत्ताकार भू समकालिक यानी कि हाईली एलिप्टिकल जियो सिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया। अतः कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि पीएसएलवी को मुख्यतः दोस्तों पृथ्वी पर्यवेक्षण यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन या दूर संवेदी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः उच्च दीर्घवृत्ताकार भू समकालिक कक्षा में संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया। अतः कथन 1 हमारा सही है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि जीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह अपनी भू समकालित प्रकृति के कारण पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान विशेष से देखने पर सदैव स्थिर प्रतीत होते हैं। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा, उल्लेखनीय है दोस्तों कि जीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह अपनी भू समकालिक प्रकृति के कारण पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान विशेष से देखने पर सदैव स्थिर प्रतीत होते हैं। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कह रहा वहीं अगर हम तीसरे कथन की बात करें तो जीएसएलवी मार्क 3 इसरो द्वारा निर्मित एक 3 चरणों वाला क्या है दोस्तों, प्रमोचक यान है। ठीक है, जिसमें 2 ठोस स्ट्रैपॉन्स, एक कोर द्रवित बूस्टर तथा एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। अतः कथन 3 भी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर कथन 1 है, अर्थात विकल्प ए होगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि वहीं अगर हम तीसरे कथन की बात
करें तो GSLV मार्क 3 इसरो द्वारा निर्मित एक 3 चरणों वाला दोस्तों क्या है, प्रमोचक यान है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि वहीं अगर हम तीसरे कथन की बात करें तो GSLV मार्क 3 इसरो द्वारा निर्मित एक 3 चरणों वाला प्रमोचक यान है, जिसमें 2 ठोस स्ट्रैप-ऑन्स, एक कोर द्रवित बूस्टर तथा एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। ठीक है, अतः कथन 3 भी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर कथन 1 अर्थात विकल्प ए होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे, वहीं अगर हम तीसरे कथन की बात करें तो GSLV मार्क 3 इसरो द्वारा निर्मित एक 3 चरणों वाला प्रमोचक यान, जिसमें 2 ठोस स्ट्रैप-ऑन्स, एक कोर द्रवित बूस्टर तथा एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। ठीक है, अतः कथन 3 भी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर कथन 1 अर्थात विकल्प ए होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली यानी कि IRNSS की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है दोस्तों। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो हमारा दोस्तों इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, यह कह रहा है कि तुल्यकाली यानी कि जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा कह रहा है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हमारा क्या है। फिर देखिएगा कि व्याप्ति संपूर्ण भारत पर है और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। फिर कह रहा है कि 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। क्या है, फिर देखिएगा 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली हो गई। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो इस संदर्भ में केवल पॉइंट 1 हमारा सही है, बाकी के पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है ध्यानपूर्वक कि भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तुल्यकाली कक्षाओं में यानी कि जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह, और कह रहा है दोस्तों हमारा भूतुल्यकाली यानी कि जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तुल्यकाली यानी कि जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली यानी कि जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमारे क्या है दोस्तों, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में गलत दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या कह रही है इसकी व्याख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रही है। ठीक है, देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का हम ऑप्शन भी देखेंगे और व्याख्या भी देखेंगे, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि उपर्युक्त कथनों में से क्या है दोस्तों, कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो ऑप्शन ए दोस्तों जो इस प्रश्न का दिया गया है वह हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, केवल एक। व्याख्या कह रहा दोस्तों हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 7 उपग्रहों में से 3 दोस्तों क्या हैं, जियो स्टेशनरी उपग्रह हैं, जबकि 4 हमारे जियो सिंक्रोनस यानी कि गतिमान उपग्रह हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 7 उपग्रहों में से 3 हमारे क्या हैं, जियो स्टेशनरी उपग्रह हैं, जबकि 4 दोस्तों जियो सिंक्रोनस यानी कि गतिमान उपग्रह हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों नाविक या IRNSS देश के उपयोगकर्ताओं के साथ साथ देश की सीमा से 1500 किलोमीटर दूरी तक सही वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है, अतः विकल्प ए हमारा सही है। फिर देखिएगा, नाविक या इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम देश के उपयोगकर्ताओं के साथ साथ देश की सीमा से 1500 किलोमीटर दूरी तक सही वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हमारे 2018 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा हमारा कि GPS तकनीक का उपयोग दोस्तों निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि मोबाइल फोन प्रचालन, दूसरा कह रहा है बैंकिंग प्रचालन, तीसरा कह रहा है पावर ग्रिडों का नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि जियो पोजीशनिंग सिस्टम तकनीक का उपयोग दोस्तों निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जियो पोजीशनिंग सिस्टम का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि मोबाइल फोन प्रचालन, दूसरा कह रहा है बैंकिंग प्रचालन, तीसरा कह रहा है पावर ग्रिडों का
नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो मार्क करेंगे वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो जियो पोजीशनिंग तकनीक का उपयोग दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन प्रचालन में भी हो सकता है, बैंकिंग प्रचालन में भी हो सकता है और पावर ग्रिडों का नियंत्रण करने में भी हो सकता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे और व्याख्या इस प्रश्न की हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान समय में जीपीएस यानी कि दोस्तों जियो पोजीशनिंग सिस्टम तकनीक का प्रयोग प्रश्न में दिए गए तीनों क्षेत्रों में किया जा रहा। मोबाइल फ़ोन प्रचालन क्या है दोस्तों? मोबाइल फ़ोन प्रचालनों के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा। फिर देखिएगा, मोबाइल फ़ोन प्रचालनों के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा। वहीं पावर ग्रिड प्रबंधन और बैंकिंग तंत्र में भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा। ठीक है, जियो पोजीशनिंग सिस्टम के माध्यम से पावर सप्लाई के क्षेत्र में निरीक्षण और रूटीन वर्क को बेहतर एवं सटीक तरीके से पूरा किया जा सकता है, जबकि बैंकिंग तंत्र में इसका उपयोग वित्तीय लेन देनों की टाइम स्टैंपिंग क्या है, वित्तीय तंत्र से जुड़े कंप्यूटरों के सिंक्रोनाइजेशन जैसे कार्यों में किया जाता। अतः तीनों विकल्प हमारे क्या हैं? सही हैं। फिर देखिएगा कि वर्तमान समय में जियो पोजीशनिंग तकनीक का प्रयोग प्रश्न में दिए गए तीनों क्षेत्रों में किया जा रहा। मोबाइल फ़ोन प्रचालनों के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा। वहीं पावर ग्रिड प्रबंधन और बैंकिंग तंत्र में भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा। ठीक है, जियो पोजीशनिंग के माध्यम से पावर सप्लाई के क्षेत्र में निरीक्षण और रूटीन वर्क को बेहतर एवं सटीक तरीके से पूरा किया जा सकता है, जबकि बैंकिंग तंत्र में इसका उपयोग वित्तीय लेन देनों की क्या है, टाइम स्टैंपिंग, वित्तीय तंत्र से जुड़े कंप्यूटरों के सिंक्रोनाइजेशन जैसे कार्यों में किया जाता है। अतः तीनों विकल्प हमारे सही दिए गए हैं। चलिए 2017 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 2017 में हमारे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। कह रहा है कि विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना यानी कि दोस्तों इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ईलीजा परियोजना का क्या प्रयोजन है? ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे, गुरुत्वीय तरंगों का क्या है दोस्तों? संसूचन करना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखेंगे, कह रहा है कि विकसित लेजर क्या है? व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना यानी कि इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, जिसे हम ईलीजा भी कहते हैं, परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो याद रखें, गुरुत्वीय तरंगों का क्या है दोस्तों? संसूचन करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना यानी कि इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ईलीजा परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है हमारा कि विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का क्या है? संसूचन करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का क्या है दोस्तों? संसूचन करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। देखेंगे 2016 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते रहिए। ठीक है, चलिए 2016 में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, 2016 में पूछे गए प्रश्न उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान क्या है? फिर देखिएगा, कह रहा है कि इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान, तो पहला पॉइंट कह रहा है को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। क्या है? कह रहा है इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता। दूसरा कह रहा है कि इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है। फिर देखिएगा, इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, जबकि सेकेंड पॉइंट हमारा गलत है। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है।
तो इसरो के मंगलयान के संदर्भ में फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही हैं, बाकी के पॉइंट गलत हैं। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि रूस व यूएसए के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी मंगल की कक्षा तक पहुंच चुकी है। क्या है? रूस व यूएसए के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी मंगल की कक्षा तक पहुंच चुकी है, अतः इसरो मंगल तक पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। फिर देखिएगा, रूस व यूएसए के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी मंगल की कक्षा तक पहुंच चुकी, अतः दोस्तों इसरो हमारा क्या है? मंगल तक पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो द्वारा भेजे गए मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, यानी कि मॉम। पहले ही प्रयास में भारत मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया, जबकि अमेरिका की मंगल पर पहुंचने की 6 कोशिशें विफल रही थी। वहीं एशिया का कोई भी देश यह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। फिर देखिएगा, रूस व यूएसए के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी मंगल की कक्षा तक पहुंच चुकी हैं, अतः इसरो मंगल तक पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो द्वारा भेजे गए मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, यानी कि मॉम। पहले ही प्रयास में भारत मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया, जबकि अमेरिका की मंगल पर पहुंचने की 6 कोशिशें विफल रही थी। वहीं एशिया का कोई भी देश यह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। ठीक है, चलिए 2016 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। देखिएगा, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला यानी कि एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं या सही है। ठीक है, फिर देखिएगा, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला यानी कि एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा, देखिएगा कि यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। क्या है? यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की। और सेकंड कह रहा है कि एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही कथन हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला यानी कि एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। तो दोनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है दोस्तों कि खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसैट को इसरो द्वारा 28 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C30 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। एस्ट्रोसैट का वजन दोस्तों 1513 किलोग्राम है तथा यह पृथ्वी की सतह से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा में स्थापित भारत से पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान तथा रूस ने अंतरिक्ष में इस प्रकार की वेधशाला स्थापित की है, अतः दोनों कथन हमारे गलत दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसैट को इसरो द्वारा 28 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C30 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। एस्ट्रोसैट का वजन दोस्तों याद रखें 1513 किलोग्राम है तथा यह पृथ्वी की सतह से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा में स्थापित है। भारत से पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान तथा रूस ने अंतरिक्ष में इस प्रकार की वेधशाला स्थापित की है, अतः दोनों ही कथन हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए दोस्तों 2016 में पूछे गए तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 2016 में पूछा गया तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 क्या है? कह रहा है GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ क्या है? देखिएगा, कह रहा है दोस्तों ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 यानी कि GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ क्या है? ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। नासा द्वारा परीक्षित क्या है दोस्तों? हमारा विद्युत विमान है। ठीक है, फिर देखिएगा, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा दोस्तों क्या है? ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 यानी कि GL10 जिसका हाल ही में दोस्तों समाचारों में उल्लेख हुआ है क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, नासा द्वारा परीक्षित दोस्तों विद्युत विमान है। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों हमारा कि ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 यानी कि GL10 नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान यानी कि इलेक्ट्रिक प्लेन है। हाल ही में चर्चित ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 दोस्तों GL10 नासा द्वारा निर्मित एक 10 फुट पंख
फैलाव सहित बैटरी संचालित 10 इंजनों का विद्युत विमान है। यह क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने के लिए अपना आकार हवा में भी बदल सकता और यह एक हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है तथा किसी अन्य विमान की तरह कुशलतापूर्वक उड़ सकता है। GL-10 यानी कि ग्रिज्ड लाइटनिंग 10 का छोटे पैकेज वितरण, कृषि निगरानी, मानचित्रण आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फिर देखिएगा ग्रिज्ड लाइटनिंग 10 दोस्तों क्या है, नासा द्वारा परीक्षित हमारा विद्युत विमान है। हाल ही में चर्चित ग्रिज्ड लाइटनिंग 10 नासा द्वारा निर्मित एक 10 फुट पंख फैलाव सहित बैटरी संचालित 10 इंजनों का विद्युत विमान। यह क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने के लिए अपना आकार हवा में भी बदल सकता है। यह एक हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता तथा किसी अन्य विमान की तरह कुशलतापूर्वक उड़ सकता है। GL-10 का छोटे पैकेज वितरण, कृषि निगरानी, मानचित्रण आदि के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 2015 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे 2015 में जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। क्या है, फिर देखिएगा गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है हमारा कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। फिर पढ़िएगा कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता, तो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या पढ़ेंगे कि गोल्डीलॉक्स क्षेत्र बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित अंतरिक्ष में दोस्तों वासयोग्य क्षेत्र यानी कि हैबिटेबल जोन को अंग्रेजी की मशहूर गोल्डीलॉक्स की कहानी से प्रेरित होकर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। फिर देखिएगा कि गोल्डीलॉक्स क्षेत्र दोस्तों क्या है, हमारा अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है और अंतरिक्ष में वासयोग्य क्षेत्र यानी कि हैबिटेबल जोन को अंग्रेजी की मशहूर गोल्डीलॉक्स की कहानी से प्रेरित होकर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि गोल्डीलॉक्स जोन अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र जहां एक ग्रह अपने तारे से इतनी दूरी पर होता है कि उस ग्रह की सतह ना तो अधिक गर्म और ना ही दोस्तों अधिक ठंडी होती है। ऐसे क्षेत्र में जल की उपस्थिति तरल अवस्था में हो सकती। यह माना जाता कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जल अत्यंत जरूरी है। फिर देखिएगा दोनों पॉइंट पढ़ेंगे कि गोल्डीलॉक्स क्षेत्र बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है। अंतरिक्ष में वास योग्य क्षेत्र यानी कि हैबिटेबल जोन को अंग्रेजी की मशहूर गोल्डीलॉक्स की कहानी से प्रेरित होकर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। फिर पढ़िएगा कि गोल्डीलॉक्स जोन अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र जहां एक ग्रह अपने तारे से इतनी दूरी पर होता है कि उस ग्रह की सतह ना तो अधिक गर्म और ना ही दोस्तों अधिक ठंडी होती है। ऐसे क्षेत्र में जल की उपस्थिति तरल अवस्था में हो सकती। यह माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए दोस्तों जल हमारा अत्यंत जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों ने मार्क किया। प्रश्न क्या पूछ रहा था, ध्यानपूर्वक एक बार और देखिएगा कि गोल्डीलॉक्स जोन दोस्तों शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता, तो ऑप्शन सी बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। चलिए 2015 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन यानी कि हमारा क्या है इंडियन रीजनल सैटेलाइट उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन यानी कि इंडियन रीजनल सैटेलाइट उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि फसल की उपज का आकलन, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भौमजल यानी कि ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, तीसरा कह रहा है खनिज का अन्वेषण, चौथा कह रहा है दूर संचार, पांचवा कह रहा है यातायात अध्ययन। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन यानी कि इंडियन रीजनल सैटेलाइट उपग्रहों का प्रयोग किया जाता। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों हमारा फसल की उपज का आकलन, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि फसल की उपज का आकलन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भौमजल यानी कि ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि खनिज का अन्वेषण, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है, जबकि इस संदर्भ में चौथे और पांचवें पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। फिर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों से भारतीय दूर संवेदन यानी कि इंडियन रीजनल सैटेलाइट उपग्रहों का प्रयोग किया जाता। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि फसल की उपज का आकलन, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भौमजल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि खनिज का अन्वेषण। ठीक है, चौथा और पांचवा पॉइंट इस संदर्भ में दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। चलिए ऑप्शन भी देखेंगे, व्याख्या भी देखेंगे, दोनों हमारा इस प्रश्न का दोस्तों जो दिया गया है व्याख्या और ऑप्शन इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न का ऑप्शन क्या दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि इस संदर्भ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या इसकी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी देखेंगे। चलिए देखें,
चलिए दोस्तों व्याख्या पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा दूर संवेदी प्रणाली का अर्थ है दोस्तों लक्षित वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके संबंध में संवेदन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि दूर संवेदी प्रणाली का अर्थ है लक्षित वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके संबंध में संवेदन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह विभिन्न क्षेत्रों से तरंगों का आदान प्रदान करते हैं तथा प्रत्यावर्तित तरंगों के आधार पर यह संभावना व्यक्त करते कि पृथ्वी के भीतर या समुद्र के भीतर कौन से तत्व होने की संभावना है। फिर देखिएगा, दूर संवेदी प्रणाली का अर्थ है लक्षित वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके संबंध में संवेदन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि सुदूर संवेदी उपग्रह विभिन्न क्षेत्रों से तरंगों का आदान प्रदान करते तथा प्रत्यावर्तित तरंगों के आधार पर यह संभावना व्यक्त करते हैं कि पृथ्वी के भीतर या समुद्र के भीतर कौन से तत्व होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों देखिएगा हमारा, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि दूर संवेदन उपग्रहों के प्रयोग हमारे क्या हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, कह रहा है दूर संवेदन उपग्रहों के प्रयोग हमारे निम्नलिखित हैं। जैसे पढ़ेंगे, पहला है दोस्तों हमारा फसल उपज का क्या है, आकलन। पहला है दोस्तों जो कह रहा है कि फसल उपज का आकलन। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है खनिज का अन्वेषण। फिर कह रहा है कि उपग्रह आधारित स्थलाकृति नक्शा। ठीक है, फिर कह रहा है भूकंपीय व विवर्तनिकी का अध्ययन आदि। फिर कह रहा है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन। फिर कह रहा है पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण। और लास्ट कह रहा है कि वनस्पति की स्थिति के आधार पर बाढ़ की निगरानी एवं आकलन। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि दूर संवेदन उपग्रहों के प्रयोग निम्नलिखित हैं। जैसे पहला कह रहा है कि फसल उपज का आकलन। फिर कह रहा है भौमजल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण। तीसरा कह रहा है दोस्तों खनिज अन्वेषण। चौथा कह रहा है दोस्तों उपग्रह आधारित स्थलाकृति नक्शा। पांचवा कह रहा है कि भूकंपीय व विवर्तनिकी का अध्ययन। छठा कह रहा है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन। सातवां कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण। और आठवां कह रहा है दोस्तों वनस्पति की स्थिति के आधार पर बाढ़ की निगरानी एवं आकलन। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहे हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि सुदूर संवेदन की तकनीक को संवेदक यानी सेंसर की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि सुदूर संवेदन की तकनीक को संवेदक की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। ठीक है, ज्यादातर पैसिव संवेदकों द्वारा सूर्य का परावर्तित प्रकाश संवेदित किया जाता है। एक्टिव संवेदक वे हैं जो खुद ही दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करके पृथ्वी की ओर फेंकते हैं और परावर्तित किरणों को संवेदित यानी कि रिकॉर्ड करते हैं। फिर देखिएगा कि सुदूर संवेदन की तकनीक को दोस्तों संवेदक की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है दोस्तों एक्टिव और दूसरा है हमारा पैसिव। ठीक है, कह रहा है कि ज्यादातर पैसिव संवेदकों द्वारा सूर्य का परावर्तित प्रकाश संवेदित किया जाता है। एक्टिव संवेदक वे हैं जो खुद ही दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करके पृथ्वी की ओर फेंकते हैं और परावर्तित किरणों को संवेदित कर रिकॉर्ड करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में सुदूर संवेदन के सारे कार्यों का आयोजन एवं निरीक्षण राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद द्वारा किया जाता, जो भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है। फिर देखिएगा, भारत में सुदूर संवेदन के सारे कार्यों का आयोजन एवं निरीक्षण राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद द्वारा किया जाता, जो भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत में दोस्तों सुदूर संवेदन का मुख्य संस्थान है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में। ठीक है, फिर देखिएगा, भारत में सुदूर संवेदन का मुख्य संस्थान है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2014 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 2014 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे क्या कह रहा है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेलित हैं। क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, पढ़िएगा। पहला कह रहा है अंतरिक्ष यान और दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा प्रयोजन। क्या है, पहला कह रहा है अंतरिक्ष यान, दूसरा कह रहा है प्रयोजन। ठीक है, पहला पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है हमारा कैसिनी हाइगेंस। क्या है, पहला पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कैसिनी हाइगेंस शुक्र की परिक्रमा करना और आंकड़ों का पृथ्वी तक संचारण करना। क्या है, कैसिनी हाइगेंस हमारा प्रयोजन है इसका कि शुक्र की परिक्रमा करना और आंकड़ों का पृथ्वी तक संचरण। ठीक है, फिर देखिएगा, मैसेंजर है दोस्तों बुध का मानचित्रण और अन्वेषण। और थर्ड है हमारा वाइजर 1 और वाइजर 2 बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही सुमेल है दोस्तों वह है केवल हमारा क्या, वह हमारा सुमेल दिया गया है केवल सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत है, जबकि सेकंड और थर्ड दोस्तों बिल्कुल हमारा सुमेल दिया गया है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से हमारे सही सुमेलित हैं, अंतरिक्ष यान और उनके प्रयोजन। ठीक है, पहला पढ़ेंगे,
पहला कह रहा है कैसनी हाइगेंस शुक्र की परिक्रमा करना और आंकड़ों का पृथ्वी तक संचारण करना, ठीक है। सेकंड जो कह रहा है कि मैसेंजर हमारा बुध का मानचित्रण और अन्वेषण, बिल्कुल सही दिया गया है कि मैसेंजर का काम है बुध का मानचित्रण और अन्वेषण, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वाइजर 1 और वाइजर 2 बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण, ठीक है। सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। मैसेंजर का काम है बुध का मानचित्रण और अन्वेषण, और थर्ड हमारा दिया गया है वाइजर 1 और 2 बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सुमेल दिए गए हैं, जबकि फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ देखेंगे, उससे पहले दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन देखेंगे और व्याख्या भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, चलिए देखें, चलिए देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर क्या करिए, सही उत्तर चुनिए। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। पहला है दोस्तों हमारा कैसनी हाइगेंस, क्या है दोस्तों, पहला है हमारा कैसनी हाइगेंस, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कैसनी हाइगेंस को नासा द्वारा शनि के उपग्रह टाइटन के लिए, क्या है दोस्तों, हमारा टाइटन 4B सेंचुअर लॉन्च व्हीकल, ठीक है, द्वारा 15 अक्टूबर 1997 को छोड़ा गया। यह मिशन दोस्तों शनि ग्रह तथा उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए छोड़ा गया, जो कि 2005 में शनि के टाइटन नामक उपग्रह पर उतरा, ठीक है। फिर देखिएगा कैसनी हाइगेंस दोस्तों को नासा द्वारा शनि के उपग्रह टाइटन के लिए टाइटन 4B सेंचुअर लॉन्च व्हीकल द्वारा 15 अक्टूबर 1997 यानी कि 1997 को छोड़ा गया। यह मिशन दोस्तों शनि ग्रह तथा उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए क्या है हमारा छोड़ा गया, जो कि 2005 में शनि के टाइटन नामक उपग्रह पर उतरा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे की व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों मैसेंजर, यानी कि हमारा क्या है, मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग। फिर देखिएगा क्या है मैसेंजर, जिसे हम कहेंगे दोस्तों मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग, या बुध ग्रह की परिक्रमा कर रहा नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्षयान है। यह अंतरिक्षयान दोस्तों डेल्टा सेकेंड रॉकेट से अगस्त 2004 में बुध ग्रह की रासायनिक संरचना, भूगर्भ की तथा उसके चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए भेजा गया था। यह वर्ष 2011 से सूचनाएं भेज रहा है। फिर पढ़िएगा कि मैसेंजर, जिसे हम कहेंगे मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग, या बुध ग्रह की परिक्रमा कर रहा नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्षयान है। यह अंतरिक्षयान डेल्टा सेकेंड दोस्तों रॉकेट से अगस्त 2004 में बुध ग्रह की रासायनिक संरचना, भूगर्भ की तथा उसके चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए भेजा गया था। यह वर्ष 2011 से सूचनाएं भेज रहा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि वाइजर 1 और 2 अंतरिक्षयान दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा बाह्य सौर मंडल और सौर परिवार के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया। इसे वर्ष 1977 में प्रक्षेपित किया गया था। फिर पढ़िएगा कि वाइजर 1 और 2 अंतरिक्षयान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा बाह्य सौर मंडल और सौर परिवार के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया था। इसे वर्ष 1977 में प्रक्षेपित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2012 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें 2012 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या दोस्तों विवक्षा या विवक्षाएं हैं। फिर देखिएगा कि ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्षा या विवक्षाएं हैं, ठीक है। फिर देखिएगा पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कि यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो मार्क करेंगे हम ऑप्शन बी, यानी कि इस संदर्भ में केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्षा या विवक्षाएं हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया। फिर देखिएगा कि यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों हमारा
कि यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। क्या है? यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। ठीक है, फिर देखिएगा सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है? राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, जो न्यूयॉर्क के यूपटान नगर में स्थित है। फिर देखिएगा कह रहा है कि ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी हमारा दोस्तों क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, जो न्यूयॉर्क के यूपटान नगर में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, जो न्यूयॉर्क के दोस्तों अपटान नगर में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि इस प्रयोगशाला की स्थापना 1947 में की गई और इस प्रयोगशाला में भारतीय वैज्ञानिक भी कार्य करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे भी इस प्रश्न की कुछ व्याख्या दी गई है, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रही है। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है, देखें। ठीक है, देखिए कह रहा है हमारा कि इस प्रयोगशाला की स्थापना 1947 में की गई और इस प्रयोगशाला में भारतीय वैज्ञानिक भी कार्य करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसमें जो पॉइंट दिए गए उसको पढ़ लेंगे। कह रहा है यहाँ दोस्तों एक एंटी द्रव्य यानी कि एंटी मैटर का विकास किया गया। यह एंटी द्रव्य दोस्तों तारों एवं आकाश गंगाओं के निर्माण संबंधी जानकारी तथा तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करेगा। यह एंटी द्रव्य दोस्तों ब्रह्मांड के विकास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ एक एंटी द्रव्य का विकास किया गया। यह एंटी द्रव्य दोस्तों तारों एवं आकाश गंगाओं के निर्माण संबंधी जानकारी तथा तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करेगा। यह एंटी द्रव्य दोस्तों याद रखें कि ब्रह्मांड के विकास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस प्रयोगशाला में निम्न क्षेत्रों में रिसर्च किया जाएगा: ऊर्जा सुरक्षा, फोटॉन साइंस, QCD मैटर और पर्यावरण इत्यादि। ठीक है, फिर देखिएगा इस प्रयोगशाला में निम्न क्षेत्रों में रिसर्च किया जाएगा: ऊर्जा सुरक्षा, फोटॉन साइंस, QCD मैटर, पर्यावरण इत्यादि। ठीक है, अतः कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 हमारे क्या है दोस्तों, इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2011 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 2011 में हमारे क्या प्रश्न पूछे गए हैं बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अपक्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, फिर देखिएगा कि दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को कह रहा है कि भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, कह रहा है दोस्तों हमारा पहला पॉइंट की कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, दूसरा कह रहा है कक्षा वृत्ताकार होती है, तीसरा कह रहा है कि कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, और चौथा कह रहा है कि कक्षा दोस्तों 22,236 किलोमीटर की तंगुता पर होती है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कूटों के आधार पर क्या करिए, हमारा सही उत्तर चुनिए। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमारा सही है, जबकि फोर्थ पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत है। फिर पढ़िएगा कि दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, पहला पॉइंट कह रहा है कि कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कक्षा वृत्ताकार होती है, यह भी पॉइंट सही है। और तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोगों ने मार्क किया, केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट सही है, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को दोस्तों भू अप्रगामी कक्षा यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखे जाने के निम्न कारण हैं। फिर देखिएगा कि दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखे जाने के निम्न कारण हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है, देखिएगा कि इस कक्षा में परिक्रमा कर रहा अंतरिक्ष यान प्रतिदिन पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। क्या है? इस कक्षा में परिक्रमा कर रहा अंतरिक्ष यान प्रतिदिन पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसकी कक्षा हमारी क्या है, भूतुल्यकालिक होती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसकी कक्षा में किसी उपग्रह की गति क्या है, वृत्ताकार होती है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि उपग्रह की कक्षा भूमध्य रेखा के समतल होती है। पांचवा पॉइंट की इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है और इस कक्षा में उपस्थित उपग्रहों का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे कि दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखे जाने के निम्न कारण हैं। क्या है? फिर देखिएगा कि इस कक्षा में परिक्रमा कर रहा अंतरिक्ष यान प्रतिदिन पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। दूसरा पॉइंट कि इसकी कक्षा भूतुल्यकालिक होती है। तीसरा पॉइंट कि इस कक्षा में किसी उपग्रह की गति वृत्ताकार होती है।
चौथा की उपग्रह की कक्षा भूमध्य रेखा के समतल होती है। पांचवा की इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। और फिर कह रहा है दोस्तों कि इस कक्षा में उपस्थित उपग्रहों का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि मार्गदर्शन उपग्रह यानी कि अर्धभूतुल्यकालिक कक्षा सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसे दोस्तों मध्यम पृथ्वी कक्षा यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, में स्थापित किया जाता है। इसकी कक्षीय अवधि ऑर्बिटल पीरियड 11 घंटे 58 मिनट या लगभग 12 घंटे होती। इस कक्षा की तंगुता लगभग दोस्तों 20,200 किलोमीटर होती है। अतः केवल कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा सही है। फिर देखिएगा कि मार्गदर्शन उपग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, देखिएगा नेविगेशनल सैटेलाइट, ठीक है। अर्धभूतुल्यकालिक कक्षा यानी कि सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसे दोस्तों मध्यम पृथ्वी कक्षा यानी कि हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, हमें स्थापित किया जाता है। इसकी कक्षीय अवधि दोस्तों याद रखें 11 घंटे 58 मिनट या लगभग 12 घंटे होती है। इस कक्षा की तंगुता लगभग 20,200 किलोमीटर होती है। अतः केवल दोस्तों हमारा कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। सारे पीवाईक्यू दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे पीवाईक्यू को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए देखेंगे आगे के पीवाईक्यू हमारे क्या कह रहे हैं ध्यानपूर्वक। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। क्या है इंफॉर्मेशन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे, जो हमारे 2023 से लेकर 2011 तक पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कम्युनिकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे, ठीक है। और हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कम्युनिकेशन यानी कि सूचना, ठीक है। और दोस्तों क्या है हमारा इंफॉर्मेशन एवं क्या है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। देखिए 2023 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है हमारा दोस्तों कि ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर देखिएगा ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। और सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर दोस्तों क्या है पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। क्या है कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। कह रहा है हमारा कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फिर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित किए जा सकते, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ठीक है। चलिए व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए व्याख्या इसकी देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कार्बन फाइबर क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कार्बन फाइबर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि कार्बन फाइबर दीर्घ श्रृंखला बनाने हेतु एक साथ बंधे कार्बन परमाणुओं से बना होता। क्या है, फिर देखिएगा। कह रहा है कि कार्बन फाइबर दीर्घ श्रृंखला बनाने हेतु एक साथ बंधे कार्बन परमाणुओं से बना होता। ये फाइबर बेहद कठोर, मजबूत एवं हल्के होते, जिनका उत्कृष्ट निर्माण सामग्री बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं में दोस्तों उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कार्बन फाइबर दीर्घ श्रृंखला बनाने हेतु एक साथ बंधे कार्बन परमाणुओं से बना होता। ये फाइबर बेहद कठोर दोस्तों, मजबूत एवं हल्के होते, जिनका उत्कृष्ट निर्माण सामग्री बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता। चलिए देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि कार्बन फाइबर की विशेषताएं और उनके अनुप्रयोग, ठीक है। पढ़ेंगे पहला पॉइंट देखेंगे, विशेषताएं और उनके अनुप्रयोग। ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला कह रहा है कि शारीरिक शक्ति, विशिष्ट कठोरता और हमारा हल्का वजन इसकी विशेषता है। क्या है, शारीरिक शक्ति, विशिष्ट कठोरता और हल्का वजन, ठीक है। अनुप्रयोग पढ़ेंगे दोस्तों एरोस्पेस में, सड़क और समुद्री परिवहन में और खेल के सामान में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पढ़ेंगे कि उच्च आयामी स्थिरता, थर्मल विस्तार का कम गुणांक और कम घर्षण, ठीक है। फिर देखिएगा उच्च आयामी स्थिरता, थर्मल विस्तार का कम गुणांक और कम घर्षण, ठीक है। अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि मिसाइलें, विमान ब्रेक, एरोस्पेस एंटीना और समर्थन संरचना, बड़ी दूरबीनें, ऑप्टिकल बेंच, स्थिर उच्च आवृत्ति, गीगाहर्ट्ज, सटीक माप फ्रेम के लिए क्या है दोस्तों वेबगाइड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है हमारा कार्बन फाइबर की जो विशेषताएं हैं वह है दोस्तों अच्छा कंपन, समन, शक्ति और कठोरता, ठीक है। पढ़ेंगे दोस्तों इसके अनुप्रयोग, ऑडियो उपकरण, हाई फाई उपकरण के लिए लाउड स्पीकर, पिकअप हथियार, रोबोट हथियार, ठीक है। फिर देखिएगा
अच्छा कंपन, समन और शक्ति और कठोरता। ठीक है। ऑडियो उपकरण, हाई फाई उपकरण के लिए लाउड स्पीकर, पिकअप हथियार और रोबोट हथियार। ठीक है। चलिए चौथा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह रहा है कि ऑटोमोबाइल हुड, नवीन टूलिंग, आवरण और आधार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, EMI और RAF, परीक्षण और क्या है ब्रश। फिर देखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह रहा है कि ऑटोमोबाइल हुड, नवीन टूलिंग, आवरण और आधार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, EMI और RAF, परीक्षण। ठीक है। और ब्रश। ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारा जैविक जड़ता और एक्सरे पारगम्यता। ठीक है। कह रहा है जैविक जड़ता और एक्सरे पारगम्यता। ठीक है। चलिए देखेंगे, कृत्रिम अंग, फिर है दोस्तों सर्जरी और एक्सरे उपकरण, प्रत्यारोपण, टेंडन या लिगामेंट मरम्मत में चिकित्सा अनुप्रयोग। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। फिर देखिएगा, जैविक जड़ता और एक्सरे पारगम्यता कह रहा है कि कृत्रिम अंग, सर्जरी और एक्सरे उपकरण, प्रत्यारोपण, टेंडन या लिगामेंट मरम्मत में चिकित्सा अनुप्रयोग। ठीक है। छठवां पॉइंट पढ़ेंगे कि थकान प्रतिरोध, स्व स्नेहन और उच्च क्या है दोस्तों भिगोना। ठीक है। फिर देखिएगा, थकान प्रतिरोध, स्व स्नेहन, उच्च भिगोना, कपड़ा मशीनरी और क्या है दोस्तों जनरल इंजीनियरिंग। ठीक है। सातवां पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि रासायनिक जड़ता, उच्च क्या है संक्षारण प्रतिरोध। फिर पढ़िएगा, रासायनिक जड़ता और उच्च हमारा संक्षारण प्रतिरोध। कह रहा है कि रासायनिक उद्योग, परमाणु क्षेत्र, प्रक्रिया संयंत्रों में वाल्व, सील और पंप घटक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आठवां पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय गुण, बड़े जनरेटर, रिटेनिंग रिंग और क्या है दोस्तों रेडियोलॉजिकल उपकरण। फिर पढ़िएगा, विद्युत चुंबकीय गुण, बड़े जनरेटर, रिटेनिंग रिंग और रेडियोलॉजिकल उपकरण। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए देखेंगे इस प्रश्न के और आगे व्याख्या क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए देखेंगे दोस्तों। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखिए इस प्रश्न की आगे व्याख्या क्या दी गई है। देखिए, कह रहा है अतः कथन एक हमारा क्या है दोस्तों सही है। कह रहा है अतः कथन एक हमारा सही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कार्बन फाइबर पर्यावरण के अनुकूल है और इसका दीर्घ जीवन चक्र होता है। हालांकि स्टील की तुलना में दोस्तों क्या है हमारा कार्बन फाइबर इसके निर्माण में लगभग 14 गुना अधिक ऊर्जा की खपत करता है। अतः इस महत्वपूर्ण ऊर्जा गहनता के कारण ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि कार्बन फाइबर पर्यावरण के अनुकूल है और इसका दीर्घ जीवन चक्र होता है। हालांकि स्टील की तुलना में कार्बन फाइबर इसके निर्माण में लगभग 14 गुना अधिक ऊर्जा की खपत करता है। अतः इस महत्वपूर्ण ऊर्जा गहनता के कारण ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों हमारा कि परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर औद्योगिक अनुप्रयोगों में इस सामग्री की मांग की आपूर्ति करते हुए इस पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने हेतु पुनर्चक्रण सबसे बड़े क्या है दोस्तों समाधानों में से एक हो सकता है। फिर देखिएगा कि परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर औद्योगिक अनुप्रयोगों में इस सामग्री की मांग की आपूर्ति करते हुए इस पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने हेतु पुनर्चक्रण सबसे बड़े समाधानों में से एक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, हमारा कह रहा है कि वर्तमान में कार्बन फाइबर अपशिष्ट या अन्य फाइबर कंपोजिट को 4 प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता। अतः कथन 2 हमारा क्या है दोस्तों सही नहीं है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि वर्तमान में कार्बन फाइबर अपशिष्ट या अन्य फाइबर कंपोजिट को 4 प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 2023 में हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न जो हमारे दिए गए हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखते रहिए सारे प्रश्नों को। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ेंगे, पहला कह रहा है दोस्तों हमारा कार क्रैश टक्कर का जिससे दोस्तों एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना। ठीक है। पहला देखिए कि कार क्रैश या टक्कर का जिससे दोस्तों एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारा कि लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है पता लगाना। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे दोस्तों क्या है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है पता लगाना। प्रश्न पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कितनी क्रियाओं में दोस्तों त्वरण मापी यानी कि एक्सेलरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है सही ऑप्शन जो हम मार्क करेंगे वह है ऑप्शन सी यानी कि सभी 3। ठीक है। फिर देखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि कार क्रैश या टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना। दूसरा पॉइंट कि लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है यानी कि हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है पता लगाना। फिर देखिएगा, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है पता लगाना। तीसरा पॉइंट कि स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है पता लगाना। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरण मापी एक्सेलरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी सभी 3। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है दोस्तों हमारा त्वरण मापी यानी कि एक्सेलरोमीटर के कार्य। पहला पॉइंट जो कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा कि त्वरण मापी उन संकेतों का पता लगाता है जिनका उपयोग वाहन दुर्घटना टक्कर की पहचान करने हेतु किया जाता है। फिर देखिएगा कह रहा है कि त्वरण मापी उन संकेतों का पता लगाता है जिनका उपयोग वाहन दुर्घटना टक्कर की पहचान करने हेतु किया जाता है। अतः कथन एक हमारा सही है। त्वरणमापी का अनुप्रयोग दोस्तों अकादमिक और उपभोक्ता चालित दोनों तरह के कई क्षेत्रों में किया जाता है। फिर से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि त्वरणमापी उन संकेतों का पता लगाता है जिनका उपयोग वाहन दुर्घटना या टक्कर की पहचान करने हेतु किया जाता है। अतः कथन एक हमारा सही है। फिर देखिएगा त्वरणमापी का अनुप्रयोग दोस्तों अकादमिक और उपभोक्ता चालित दोनों तरह के कई क्षेत्रों में किया जाता है। आगे पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि उदाहरण के लिए लैपटॉप में त्वरणमापी हार्ड ड्राइव को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यदि उपयोग के दौरान लैपटॉप अचानक गिर जाता तो त्वरणमापी अचानक फ्री फॉल का पता लगा लेगा एवं हार्ड ड्राइव प्लेटर में रीडिंग हेड से टकराने से बचने हेतु तत्काल हार्ड ड्राइव को बंद कर देगा। अतः कथन दो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि उदाहरण के लिए लैपटॉप में त्वरणमापी हार्ड ड्राइव को क्षतिग्रस्त होने से बचाता। यदि उपयोग के दौरान दोस्तों लैपटॉप अचानक गिर जाता है तो त्वरणमापी अचानक फ्री फॉल का पता लगा लेगा एवं हार्ड ड्राइव प्लेटर में रीडिंग हेड से टकराने से बचने हेतु तत्काल हार्ड ड्राइव को बंद कर देगा। अतः कथन दो भी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इस प्रश्न की आगे भी जो व्याख्या दी गई है उसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पूरी प्रश्न की व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए देखेंगे इस प्रश्न की आगे जो व्याख्या दी गई है उसको ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें। कह रहा हमारा त्वरणमापी उपयोगकर्ता को किसी वस्तु के परिवेश को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है त्वरणमापी उपयोगकर्ता को किसी वस्तु के परिवेश को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि उदाहरण के लिए स्मार्टफोन अपने डिस्प्ले को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में व्यवस्थित करता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता फोन को किस प्रकार झुकाता है। अतः कथन तीन भी हमारा सही है। फिर देखिएगा कि त्वरणमापी उपयोगकर्ता को किसी वस्तु के परिवेश को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, कह रहा है कि उदाहरण के लिए स्मार्टफोन अपने डिस्प्ले को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में व्यवस्थित करता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता फोन को किस प्रकार झुकाता है। अतः कथन तीन भी हमारा सही है। चलिए अब दोस्तों जो हम देख रहे थे क्या है, कम्युनिकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न देख रहे थे, उसमें हम 2022 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए 2022 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है वेब हमारा 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है हमारा कि वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर क्या दोस्तों नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में तीनों ही कथन हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों? विचार कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारा पूरा प्रश्न, ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए देखें। कह रहा है हमारा कि वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों। फिर पढ़ेंगे कि वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता। ठीक है, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी इस संदर्भ में तीनों ही कथन हमारे सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि वेब 3 की अवधारणा, जिसे वेब 3.0 भी कहा जाता है, का उपयोग इंटरनेट के संभावित अगले चरण का वर्णन करने के लिए किया जाता और यह वर्ष 2021 में काफ़ी चर्चा में रहा। फिर पढ़ेंगे कि वेब 3 की अवधारणा, जिसे वेब 3.0 भी कहा जाता, का उपयोग इंटरनेट के संभावित अगले चरण का वर्णन करने के लिए किया जाता और यह वर्ष 2021 में काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, फिर देखिएगा वेब 3.0 दोस्तों क्या है? एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित या उपयोग में आने वाले संस्करणों यानी कि वेब 1.0 और वेब 2.0 से अलग होगा। फिर देखिएगा वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है या उपयोग में आने वाले संस्करणों यानी कि वेब 1.0 और वेब 2.0 से अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा। कह रहा है कि वेब 3 में दोस्तों उपयोगकर्ताओं के पास प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी होगी जो तकनीकी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं। फिर देखिएगा क्या कह रहा है।
कह रहा है कि वेब 3 में उपयोगकर्ताओं के पास प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी होगी जो तकनीकी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी दोस्तों क्या है, एथेरियम के संस्थापक गेविन वुड ने वर्ष 2014 में पहली बार वेब 3 शब्द का इस्तेमाल किया था और पिछले कुछ वर्षों में कई अन्य लोगों ने वेब 3 के विचार को जोड़ा है। फिर देखिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी एथेरियम के संस्थापक गेविन वुड ने वर्ष 2014 में पहली बार वेब 3 शब्द का इस्तेमाल किया था और पिछले कुछ वर्षों में कई अन्य लोगों ने वेब 3 के विचार को जोड़ा है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, वेब 3.0 का महत्व दिया गया, इसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वेब 3.0 का महत्व, पहला पॉइंट कह रहा है कि विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट। कह रहा है कि वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट प्रदान करेगा जहां उपयोगकर्ता अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर देखिएगा कि विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट, ठीक है, कह रहा है कि वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट प्रदान करेगा जहां उपयोगकर्ता अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि यह मध्यस्थों को हटाता है। ब्लॉकचेन के साथ लेनदेन का समय और स्थान दोस्तों अस्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। फिर देखिएगा, यह मध्यस्थों को हटाता है। ब्लॉकचेन के साथ लेनदेन का समय और स्थान अस्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस प्रकार वेब 3 हमारा मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त कर सहकर्मी से, क्या है, सहकर्मी यानी विक्रेता से खरीदार के मध्य लेनदेन को बढ़ावा देता। इस अवधारणा को निम्नलिखित प्रकार से बताया जा सकता है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि इस प्रकार वेब 3 हमारा मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त कर सहकर्मी से, सहकर्मी विक्रेता से खरीदार के मध्य लेनदेन को बढ़ावा देता है। इस अवधारणा को निम्नलिखित प्रकार से बताया जा सकता है। चलिए देखेंगे आगे इस प्रश्न की व्याख्या दी गई है उसको भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते रहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि विकेंद्रीकरण और क्या है, पारदर्शिता। क्या है, विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता। कह रहा है कि वेब 3 हमारा विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन पर केंद्रित है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि वेब 3 हमारा विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन पर केंद्रित है। फिर है देखेंगे, कह रहा है कि विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन सभी व्यावसायिक नियमों से संबंधित एवं किसी भी लेनदेन में शासी नियम किसी को भी देखने के लिए पारदर्शी रूप से उपलब्ध तथा इन नियमों के अनुरूप सॉफ्टवेयर के द्वारा दोस्तों क्या है, हमारा लिखा जाएगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन के साथ प्रमाणित या मान्य करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2022 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 2022 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सांस प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी कि मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। और तीसरा कह रहा है कि आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल हमारे सांस के रूप हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर इसका मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सांस हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारा कि सांस प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी कि मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि आउटलुक, हॉटमेल और याहू हमारे क्या हैं, मेल सांस के रूप में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा सांस जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिलीवरी का एक तरीका है जो इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउजर के साथ किसी भी डिवाइस से डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। इस वेब आधारित मॉडल में सॉफ्टवेयर विक्रेता सर्वर, डेटाबेस और एप्लीकेशन को बनाने वाले कोड की होस्टिंग और रख रखाव दोस्तों करते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर डिलीवरी का एक तरीका है जो इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउजर के साथ किसी भी डिवाइस से डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता। इस वेब आधारित मॉडल में दोस्तों सॉफ्टवेयर विक्रेता सर्वर, डेटाबेस और एप्लीकेशन को बनाने वाले कोड की होस्टिंग और रख रखाव करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे सांस हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दोस्तों उपयोग का सामान्य रूप एक वेब आधारित ईमेल सेवा है जैसे आउटलुक, हॉटमेल या याहू मेल। इन सेवाओं के साथ आप अपने अकाउंट को इंटरनेट पर प्रायः वेब ब्राउजर से एक्सेस करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक बार और लास्ट पॉइंट पढ़ लेंगे। कह रहा है हमारा कि सांस उपयोग का सामान्य रूप एक वेब आधारित ईमेल सेवा है जैसे आउटलुक, हॉटमेल या याहू। कह रहा है मेल इन सेवाओं के साथ साथ अपने अकाउंट को इंटरनेट पर प्रायः वेब ब्राउजर से एक्सेस करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए
2022 में पूछे गए तीसरे प्रश्न को हम देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है हमारा क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन एक प्रसंग में होता है। ठीक है, फिर देखिएगा, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, क्वांटम संगणन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है हमारा कि क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है, तो याद रखें क्वांटम हमारा संगणन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है, तो याद रखिए दोस्तों, क्वांटम संगणन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है हमारा कि क्वांटम कंप्यूटर, जिसे दोस्तों हम क्या क्यूबिट्स या क्वांटम बीट्स में गणना करते हैं, वे क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का उपयोग करते क्वांटम यांत्रिकी व विज्ञान है जो परमाणु पैमाने पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है हमारा, पढ़ेंगे। कह रहा है कि क्यूबिट शब्द का उल्लेख दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि क्वांटम संगणन इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, व्याख्या देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों क्या है हमारा, क्यूबिट्स यानी कि क्वांटम बिट्स में गणना करते हैं और वे क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का उपयोग करते। क्वांटम यांत्रिकी दोस्तों वह विज्ञान है जो परमाणु पैमाने पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स में गणना करते हैं, वे क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का उपयोग करते। ठीक है, कह रहा है कि हमारा क्वांटम यांत्रिकी वह विज्ञान है जो परमाणु पैमाने पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करता। प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे कि क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता, तो याद रखें ऑप्शन बी, क्वांटम संगणन। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि परीक्षाएं पास में लगी हुई हैं। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।